हेलो दोस्तों, मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि आजकल मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है और बहुत ज्यादा पैनिक में है। तो इस टाइम पे जो लोग सबसे ज्यादा क्वेश्चन सबसे पूछते हैं कि ऐसी मार्केट में क्या एंट्री करने का ये सबसे अच्छा टाइम है, और अगर ये एंट्री करने का अच्छा टाइम है तो एग्जिट करने का अच्छा टाइम कब आएगा और हमें एग्जिट कब करना चाहिए मार्केट से। तो ये क्वेश्चन पे आज हम पूरी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बट शुड बी द राइट टाइम टू एंटर एंड वट शुड बी द राइट टाइम टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। तो इस क्वेश्चन पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक एसेट योगी नाम का चैनल चलाते हैं यूट्यूब पे, जिसपे उनके 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। वेलकम मुकुल, ग्रो के यूट्यूब चैनल में आपका भी स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो मुकुल, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको जैसे पता ही है, हमारा जो वीडियो का थीम है वो ये है कि राइट एंट्री और एग्जिट का पॉइंट क्या होना चाहिए। तो थोड़ा सा आप इस पे बताना जी चाहेंगे कि जी आपसे भी क्वेश्चन पूछते होंगे। जी। मैं सबको सेफ होम के लिए, मतलब घर पे रहें और सेफ रहें, तो उसके लिए पहले तो बधाई दे दूं मैं कि सब लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। घर पे भी ज्यादा लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं और ये काफी अच्छी बात है। इंडिया ने, आई थिंक, जो इंडिया के नंबर्स आए हैं वो रिलेटिवली बाकी के वर्ल्ड के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं। तो हाँ, डेफिनेटली वर्ल्ड में नेगेटिव न्यूज तो काफी है, उसकी वजह से मार्केट्स काफी गिर गए हैं। और मार्केट्स गिरने की वजह से डेफिनेटली कुछ पैनिक आता है, एक तो लोगों के अंदर भी पैनिक आता है, बट एट द सेम टाइम ऐसी मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत आती हैं। आई थिंक आप लोगों ने भी अपने चैनल पे भी रियलाइज किया होगा शायद कि काफी लोग आजकल एजुकेशन की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। इनफैक्ट हमारे खुद के चैनल पे हमने रियलाइज करा कि सडनली एकदम से थोड़ा सा पीक आना शुरू हो गया। लोग अब थोड़े से एजुकेटेड हो गए हैं और अब क्योंकि लोगों के पास घर पे थोड़ा समय है तो वो सीखना चाह रहे हैं, नई नई चीजें सीखना चाह रहे हैं। और स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए मेरे हिसाब से बहुत कुछ है। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं कि एंट्री और एग्जिट कब सही हो सकती है। तो देखिए, एंट्री की सबसे पहले बात करते हैं। एंट्री तब सही हो सकती है, पहले तो आपके पास पैसा होना चाहिए, और पैसा ऐसा होना चाहिए जो आपके पास सरप्लस हो। राइट, ऐसा पैसा नहीं कि जो आप अपने इमरजेंसी में यूज कर सकें, जो आपको डे टू डे घर का खर्चा चलाने के लिए चाहिए। तो अब घर का खर्चा चलाने के लिए एनीवे आपको ऐसे सिचुएशन में, स्पेशली जब थोड़ा रिसेशन आ रहा होता है, स्लो डाउन होता है, मार्केट में पैनिक क्रिएट हो रहा होता है, तो आपको एटलीस्ट कुछ इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। 6 महीने साल तक का आप अपना कुछ इमरजेंसी फंड जरूर बना लें। उसके बाद आपके पास जो सरप्लस कैश है वो आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली अभी तो आ ही गई है, पर ये ऐसा नहीं है कि अभी ही आई है और एकदम से मार्केट बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा डेटा समझना होगा कि कौन सा सही समय होता है जनरली। तो अगर मैं आपसे थोड़ा सा, मैं हालांकि बहुत ज्यादा मार्केट की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट फिर भी कुछ डेटा हम कंटेक्स्ट सेट करने के लिए डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज की डेट में काफी बढ़ गया है। मैं आपको थोड़ा सा इसका रिलेटिविटी समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑडियंस के लिए मैं बेसिकली ये डेटा कोट करना चाह रहा हूँ। आप अगर यूएसए में देखेंगे तो अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए लोगों ने वहां पे डाला है अपना एप्लीकेशन वगैरह जो डालते हैं वो लोग, वो करीब 26 मिलियन लोगों ने डाला है। सो उनकी 350 मिलियन के आसपास की पॉपुलेशन है, तो करीब करीब 8-1% लोगों ने तो वहां पे बेनिफिट्स के लिए डाल दिया है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करें तो अभी कोई ऑफिशियल डेटा नहीं आया है, बट अनऑफिशियल डेटा की अगर हम बात करें, जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं, तो ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि यूएसए में 15 से 20% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया है। अब इसको हम एक बार रिलेटिव सेंस में समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम 2008 की बात करें तो जब पीक पे वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट हुआ था करीब 7-8% का। वहीं हम एक बार और पीछे जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं। ग्रेट डिप्रेशन में मैक्सिमम जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हुआ था वो करीब 25% का हुआ था। 1933-34 के अराउंड 25% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया था। तो आप ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि अभी हम दूसरा डिमांड साइड का डेटा भी बात करेंगे, बट अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा होता है, अब सिंपल सी बात है, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा खर्च करने के लिए तो इकोनॉमी कैसे चलेगी, है ना। तो अब डिमांड का डेटा दूसरा भी स्टडी कर लेते हैं, डिमांड कहां से जनरेट होती है। दूसरा, कई बार इस तरीके की जब मार्केट होती है तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाती है। तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाने की कोशिश पूरी कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा यहाँ पे भी आपके लिए एक बाधा बनेगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज्यादा होगी तो टैक्स कलेक्शंस कम हो जाएंगे, सैलरी कट्स इतने ज्यादा हो रहे हैं, है ना। आप हर दिन एक न्यूज में आता है कि फलाना कंपनी ने इतना परसेंट टैक्स कट, सॉरी सैलरी कट कर दिया, या फिर बहुत सारी कंपनीज फरलो पे भेज रही हैं, है ना, कि जब तक सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती लोग अपना घर पे बैठे और सैलरी भी नहीं मिलेगी। काफी कंपनीज में ऐसी सिचुएशन भी आ गई है।
तो ये जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ रही है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इंटरवेंशन हो रहा है, चाहे हम अपना इंटरेस्ट रेट्स लोअर करने की बात करें, तो ये जो हम दोनों चीजों की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है और गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन आ रहा है, चाहे आरबीआई की तरफ से इंटरवेंशन आ रहा है, ये सारे जो एफर्ट्स हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है, ये उनको सबको सरपास कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो मार्केट के अंदर लो इकोनॉमी चलनी चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं चलेगी, वो एक स्टैंड स्टिल पे आ चुकी है। लॉकडाउन में ये काफी बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये एक डिमांड साइड की प्रॉब्लम तो है। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज की डेट में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी तो है बाई करने की। स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो वहां पे अगर आप पी रेशो, जिसे हम प्राइस अर्निंग रेशो कहते हैं, हम अगर पूरे सेंसेक्स का या निफ्टी का देखें तो ये 27-28 पे चल रहा था, मतलब 25 से 28 के रेंज में चल रहा होगा। आई थिंक आप लोगों ने भी जरूर एनालाइज किया होगा लास्ट ईयर, आप पूरा रेंज देखेंगे उसका तो 25 से 28 की रेंज में चल रहा था, विच इज वेरी वेरी हाई, है ना। तो अभी आप रिलेटिवली देखेंगे तो आज की डेट में अभी 18, 19, 20 तक का पीई आ गया है, तो विच इज वेरी स्टेबल, राइट। तो अगर हम कहें वैल्यूएशन की खाली बात करें तो वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो गई हैं। अब सप्लाई साइड का एक और डेटा दिखा जा सकता है, हम जीडीपी की बात करते हैं, ठीक है। तो जीडीपी डेफिनेटली अब आज की डेट में देखिए, ग्रोथ रेट जो आईएमएफ कह रहा है और बहुत सारे एजेंसीज बोल रहे हैं, वो इंडिया का ग्रोथ रेट बता रहे हैं करीब 1.7-1.8% का ग्रोथ रेट रहेगा इस वाले फाइनेंशियल ईयर में। FY20 अगर हम बात करें तो 7-8% पे ग्रो करने की आदत है हमें पिछले 10-15 सालों में, राइट। तो उस हिसाब से ये काफी कम हो जाता है। और यहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो आज की डेट में अगर अपॉर्चुनिटी है तो आने वाले टाइम में भी अपॉर्चुनिटी होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि अभी जब डेटा आएगा, जब एक क्वार्टर के बाद का डेटा आएगा, लेट्स से अप्रैल से जून का जब हम क्वार्टर का डेटा देखेंगे, तो वो सडनली आप सुनेंगे कि वर्ल्ड के अंदर लेट्स से जीडीपी रेट सडनली किसी कंट्री का 20% गिर गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पैनिक क्रिएट होगा। अब इस पैनिक की वजह से मार्केट्स डाउन जाएंगी। कुछ कंपनीज के अंदर देखिए ऑलरेडी प्रॉब्लम्स तो चल ही रही हैं, लेकिन इस स्टॉक मार्केट सेल ऑफ की वजह से बहुत सारे लोग अपना इन्वेस्टिंग या अपनी स्पेंडिंग बंद कर देते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज जो इन चीजों पे स्पेंडिंग पे, कंज्यूमर स्पेंडिंग पे डिपेंड करती हैं, कंज्यूमर इन्वेस्टिंग पे डिपेंड करती हैं, वो प्रॉब्लम्स उनके अंदर और ज्यादा क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। ये डाउनवर्ड स्पाइरल स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से जो नेगेटिविटी है, फियर जो है, वो डेफिनेटली अभी थोड़ा और बढ़ सकता है। तो आने वाली तो बेसिकली आने वाले साल के अंदर अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली काफी सारी मिलेंगी। अब हर चीज के नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो नेगेटिव एस्पेक्ट किसी भी मार्केट में, जब कोई मार्केट डाउन जाती है, तो नेगेटिव एस्पेक्ट ये हो सकता है कि भाई लोगों की जॉब जा सकती है। तो उसके लिए भाई हमने जो पहले बात करी कि हमें एक इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम सीधा जितने भी पैसे हैं, हमें मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो सारा का सारा रिस्क लेके हम सीधा पैसा डाल दें। तो इसी वजह से हमें ये थोड़ा सा, जो मैंने डेटा की बात करी है, ये स्टडी करना जरूरी है कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है। एक दो डेटा और मैं आपसे कोट कर देता हूं। जैसे हमने पी रेशो की बात करी थी, पी रेशो भी जैसे सेंसेक्स का 18, 19, 20 की रेंज में है, जो एक फेयर वैल्यूएशन होता है। अगर आप हिस्टोरिकल देखेंगे पी रेशो सेंसेक्स निफ्टी का, वो 17-18 की रेंज में ही रहा है। और वो बेसिकली क्योंकि 17-18% का हमारा ग्रोथ रेट रहा है हर साल का, अगर हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें, तो 17-18 का जो पी है वो एक काफी अच्छा पी रहता है। और उसके नीचे तो काफी अंडर वैल्यूएशन हो जाती है, और उसके नीचे अगर पी जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी आ जाती हैं। 2008 में मैं इनफैक्ट कोट करना चाहूंगा कि 2008 अक्टूबर के अराउंड और 2009 फरवरी मार्च के अराउंड 12-13 का पी आ गया था। पी मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो सेंसेक्स और निफ्टी का। तो ऐसा नहीं है कि खाली 18 पे ये जाके रुकेगा, 18 के पी पे ये हो सकता है मार्केट्स और नीचे चली जाएं। इनफैक्ट आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द मार्केट्स गो डाउन टिल 21-22,000 लेवल्स आल्सो, सेंसेक्स अगर हमारा इतना नीचे भी चला जाता है तो। और एक और डेटा मैं आपको कोट करना चाहूंगा यहाँ पे, जो हमारा मार्केट कैप टू जीडीपी का रेशो होता है, जिसे हम बफेट इंडिकेटर भी कहते हैं, वॉरेन बफेट इसको काफी ज्यादा कोट करते हैं, जो आपको थोड़ा सा आइडिया देता है कि आपकी स्टॉक मार्केट्स की वैल्यूएशन कैसी चल रही है, मतलब वेदर स्टॉक मार्केट्स आर ओवर वैल्यूड और दे आर अंडर वैल्यूड। सो मार्केट कैप टू जीडीपी का रेशियो जो इंडिया में है वो एवरेज रहता है करीब 75 के आसपास। अभी जो ये डेटा चल रहा है ये करीब आ गया है 60 के आसपास। सो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट्स ओवरऑल देखें तो हम थोड़ी सी अंडर वैल्यूड तो हो गई हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली अभी है, मार्केट्स और नीचे जा सकती हैं। सबसे पहले लोगों को अपना इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है। तो जैसे
जैसा कि मुकुल ने आपको बताया कि सबसे पहले आपको एक इमरजेंसी फंड अपना सेटअप करना पड़ेगा और उसके बाद आपके पास जो सरप्लस पैसा होता है उसको ही आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना है। तो लेकिन मुकुल, यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, जो सभी रिटेल इन्वेस्टर्स पूछते हैं, कि मैं कंपनी कैसे चूज करूं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, निफ्टी में 50 स्टॉक हैं, सेंसेक्स में भी बहुत से स्टॉक्स हैं, निफ्टी 100 में 100 स्टॉक्स हैं। लेकिन मुझे एक अच्छा स्टॉक कैसे चूज करना है? दो अप्रोच हो सकती है, टॉप डाउन, मैं सेक्टर में जाऊं उसमें कंपनी चूज करूं, या बॉटम अप, एक कंपनी से स्टार्ट करूं। तो ऐसे सिनेरियो में कौन सी अप्रोच एक बेस्ट अप्रोच मानी जाएगी? देखिए, दोनों ही अप्रोचेस अपने लिए सही हैं। मतलब डिपेंड करता है कि कोई भी बंदा वो किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर टॉप डाउन अप्रोच में, अगर मान लीजिए उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, ठीक है, आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक एनालिसिस करना है। उसके बाद आप एक सेक्टोरल एनालिसिस करोगे कि हाँ मेरे को ये सेक्टर अच्छा लग रहा है या फिर ये वाला सेक्टर अच्छा लग रहा है, तो सेक्टर एनालिसिस करोगे। उसके बाद आप उसमें से एक स्टॉक सर्च करोगे और उसका एनालिसिस करना शुरू करोगे। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल डेफिनेटली करना चाहिए। ओवरऑल आपने एक बार सिनेरियो, इकोनॉमिक सिनेरियो समझ लिया, उसके बाद आप कर सकते हो। लेकिन जो बिगिनर होता है, बिगिनर कैसे शुरू कर सकता है? बिगिनर के लिए सबसे आसान तरीका है कि वो ये देखे कि भाई कौन से मार्केट में प्रोडक्ट्स वो खुद को खरीदना पसंद है। किसी बैंक में जाता है, किसी बैंक की सर्विस पसंद आती है, तो उस बैंक को थोड़ा सा और रिसर्च करना शुरू कर दे। किसी कंज्यूमर प्रोडक्ट में मान लीजिए उसको बहुत पसंद आता है कि यार ये वाला प्रोडक्ट तो मुझे बहुत डिफरेंट लग रहा है, किसी टाइप का एसी उसको, उनको बनाने वाली कंपनीज कौन सी हैं, कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, उनको बनाने वाली कंपनी कौन सी है, ये रिसर्च की जाए। तो ये एक बिगिनर के लिए सबसे आसान तरीका हो जाता है। बहुत लोग शायद इकोनॉमिक रिसर्च नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं, बट अगर कोई कर सकता है तो अप्रोच में डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार आपने, लेट्स से, चाहे कोई भी अप्रोच फॉलो करिए, लेट्स से आपने टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करी या फिर अपना आपने बॉटम अप अप्रोच फॉलो करी, आपने लेट्स से 5-10 स्टॉक्स एक बार सोचा कि यार ये मेरे रेडार में है, मैं इनको थोड़ा सा ट्रैक करूंगा। उसके बाद आप उसके थोड़ा सा और फाइनेंशियल्स में घुसना शुरू कीजिए। आप उसका देखिए, वो जो एक नॉर्मल हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, आप पी रेशो उसका कैलकुलेट कीजिए, प्राइस अर्निंग रेशो जिसे हम कहते हैं, प्राइस अर्निंग रेशो हिस्टोरिकली देखिए उसका, और उसको उसके पीयर से कंपेयर कीजिए। मतलब कि पीयर्स मतलब उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उससे कंपेयर कीजिए। अगर उसका पी रेशो थोड़ा कम है तो ये एक बाइंग सिग्नल हो सकता है, बट ये खाली ओनली सिग्नल नहीं होना चाहिए। आपका एनालिसिस किसी भी एक डेटा पॉइंट से कंप्लीट नहीं होता है। तो मैं आपको इनफैक्ट अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी यहाँ पे कोट करना चाहूंगा कि जब मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के तरह जो कुछ लोग गलतियां करते हैं, मैंने भी गलतियां करी थी कि हम 2-3 डेटा पॉइंट्स तो स्टडी कर लेते हैं, कुछ एक बुक में हमने कुछ डेटा पॉइंट पढ़ लिया कि हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो मल्टीपल डेटा पॉइंट्स हैं वो स्टडी करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हम पी रेशो सबको कैलकुलेट करनी चाहिए, पीबी रेशो हम देख सकते हैं, कुछ जो एसेट हैवी बिजनेसेस होते हैं उसके अंदर आपकी प्राइस टू बुक वैल्यू आ जाती है, ये सब आप स्टडी कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली पी रेशो के अलावा पेग रेशो भी होती है कि आपकी कंपनी की ग्रोथ कैसी चल रही है। एक तो पी रेशो से पता चल गया कि कितना सस्ता पड़ रहा है आपको स्टॉक, आपने उसको पीयर से कंपेयर कर लिया, बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उससे कंपेयर कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी 50% से हर साल ग्रो कर रही है तो उसको आप जो कंपनी 15% से ग्रो कर रही है उससे कंपेयर करना शुरू कर दें। आपको क्या करना है, आपको उसकी ग्रोथ रेट भी साथ में देखनी है। अगर कंपनी बहुत ज्यादा तेज ग्रो कर रही है तो वो डेफिनेटली एक प्रीमियम कमांड करेगी। तो यहाँ पे हमारा पेग रेशो आ जाता है। तो अगर पी रेशो आपका ग्रोथ रेट के बराबर है किसी कंपनी का तो डेफिनेटली वो सही है, वो कंपनी एक तरीके से अपना फेयरली वैल्यूड है। तो अब ये भी एक डेटा पॉइंट हो गया, पी रेशो का एक डेटा पॉइंट हो गया, पेग रेशो का डेटा पॉइंट हो सकता है, पीबी रेशो का डेटा पॉइंट हो सकता है। फिर कुछ डेटा पॉइंट्स आपके रिस्क रिलेटेड हो सकते हैं। कुछ कंपनीज जो बहुत ज्यादा डेट हैवी होती हैं उनके अंदर एक इनहेरेंट रिस्क आ जाता है कि अगर थोड़ा सा भी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आया कंपनी के अंदर तो उसकी डेट रीपेमेंट्स भी फॉल्टर हो सकती हैं। अब डेट रीपेमेंट्स फॉल्टर होते ही कंपनी का फिर से डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू हो जाता है। सो आपको जब भी कोई रास्ते पे आप जा रहे हैं तो आपको देखना है कि वहां पे लैंड माइंस तो नहीं बिछी हुई हैं। तो ये लैंड माइंस क्या क्या हो सकती हैं, रेड फ्लैग्स हो सकते हैं ये। तो आपको देखना है कि डेट हैवी तो नहीं है कोई बिजनेस। कुछ कंपनीज के अंदर जैसे डेट एक इनहेरेंट पार्ट होता है। अब फॉर एग्जांपल बैंक्स को डेफिनेटली लोन आगे देने हैं तो वो डिपॉजिट्स भी कलेक्ट करते हैं, वो उनके लिए एक लायबिलिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के अंदर लायबिलिटी डेफिनेटली है, अगर प्रोजेक्ट लगाना है तो उनको लोन लेने ही पड़ेंगे। लेकिन वो एक हेल्दी रेशो मेंटेन कर रही है कि नहीं कंपनी, अगर वो विद इन हेल्दी रेशो है तो डेफिनेटली वो कंपनी अच्छी हो सकती है। तो इसका कॉन्टिन्यूस स्टडी करना जरूरी है। दूसरा एक लैंड माइन हो सकता है, प्रोमोटर्स अपने क्या शेयर्स प्लेज कर रहे हैं।
अगर शेयर्स प्लेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे भी कंपनी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि प्रोमोटर्स को अपने शेयर्स प्लेज करने की जरूरत पड़ रही है। तो इस तरीके के कुछ लैंड माइंस जो हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने जरूरी हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि फाइनेंशियल्स तो स्टडी करने ही पड़ेंगे, बैलेंस शीट आपको पूरी स्टडी करनी पड़ेगी। और आज की जो करंट सिचुएशन की बात है, मैं कहूंगा कि बैलेंस शीट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन सी कंपनी की बैलेंस शीट काफी अच्छी है। सबसे पहले लोग ये देख लें कि कौन सी कंपनी 2 साल सर्वाइव करेगी, ठीक है, तो किस कंपनी की कैश पोजीशन अच्छी है। तो ये सारी चीजें आप जब थोड़ी बहुत भी स्टडी कर लेंगे तो आई थिंक यू विल बी एबल टू स्टार्ट। ठीक है मुकुल, तो आपने बहुत डिटेल में बताया कि हमें कैसे एक अच्छी कंपनी चूज कर सकते हैं और रेड फ्लैग्स कौन से होते हैं जिनको अवॉइड करके हम एक गलत स्टॉक चूज करने से बेसिकली बच सकते हैं। और आपने डेट की बात की थी अभी कि डेट काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कुछ कंपनीज के लिए। तो यहाँ पे जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या डेट हमेशा डेंजरस होता है या किसी एक लेवल तक डेट लेना सही होता है, और वो लेवल क्या होता है कंपनी के लिए कि जब तक अगर वो डेट ले रहा है तो हम उसको रेड फ्लैग नहीं मानेंगे और एक लेवल के बाद हम उसको रेड फ्लैग मानना शुरू कर देंगे। बिकॉज ये आपको पता ही होगा फ्रैंकलिन की, उससे पहले डीएचएफएल की न्यूज आई थी जहाँ पे एसेट लाइबिलिटी मिसमैच हुआ जी था। तो लोग डेट फंड्स को लेके, जी डेट को जी लेके जी यहाँ बहुत ज्यादा डरे हुए हैं इस टाइम। जी देखिए, एक हेल्दी डेट रेशियो होता है, हर सेक्टर का अलग होता है। ऐसा नहीं है कि हम को एक कंज्यूमर स्टॉक से कंपेयर कर सकते हैं। तो अब कुछ लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो डेट रेशियो वहां पे आपका अगर डेट टू एसेट्स 2:2, मतलब अगर आपका डेट और इक्विटी का रेशियो अगर 2:1 भी हो गया दैट इज ऑल्सो फाइन। लेकिन कंज्यूमर स्टॉक के लिए हो सकता है ये 1:1 का रेशियो एक हेल्दी रहे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सेक्टर को एनालाइज कर रहे हैं। तो आप पीयर से कंपेयर कीजिए कि एक इंडस्ट्री का एवरेज कितना रहा है ओवर पास 15-20 ईयर्स। अगर उससे नीचे है किसी कंपनी का, और लेसर द बेटर, अगर कोई कंपनी डेट फ्री है देन तब ऐसे के अंदर भी रियल एस्टेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अगर कोई कंपनी आपको डेट फ्री मिलती है तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। और उसके बावजूद वो अपने कैश के पोजीशन को मेंटेन करते हुए अच्छा ग्रो कर रही है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। पर हाँ, जैसे मैंने कहा कि कोई भी एक डेटा पॉइंट आपको ये दे नहीं सकता है कि आपको ये वाले ही स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। तो आपको मल्टीपल डेटा पॉइंट्स स्टडी करने चाहिए। तो डेट रेशियो उनमें से एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि यहाँ पे रेड फ्लैग बहुत जल्दी जनरेट होता है। तो आप पिछले जो भी आप डीएचएफएल की जैसे आप बात कर रहे हैं, यस बैंक का भी फियास्को हुआ, तो वहां पे प्रॉब्लम यही हुई कि जो लाइबिलिटीज थी किसी भी कंपनी की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई और उनकी कैश पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो यहाँ पे जब लाइबिलिटीज किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी तो इट हैज टू बी अ रेड फ्लैग। ठीक है मुकुल, तो हमने एंट्री की काफी बात कर ली कि एंट्री कब करनी चाहिए और क्या क्या चीजें देख के हम एक अच्छी एंट्री के बारे में हम सोच सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा एग्जिट के बारे में, बिकॉज बहुत से लोग एंट्री कर लेते हैं बहुत अच्छे स्टॉक्स में लेकिन सही टाइम से वहां से एग्जिट नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत लोगों ने शायद येस बैंक को 100 रुपीज में बाय किया था, येस बैंक 400 रुपीज पे गया तो बहुत लोग तब भी उसको बुक नहीं कर पाए, क्योंकि एग्जिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यूजर्स साइकोलॉजिकल बायस भी रहता है स्टॉक को लेके, एक हमारे साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स भी रहते हैं जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। तो एक अच्छा एग्जिट हम किसी स्टॉक से कैसे ले सकते हैं, वो अगर आप थोड़ा बता सके तो बहुत हेल्पफुल। सो ये काफी अच्छा सवाल है। इनफैक्ट एंट्री की तो जैसे हमने बात कर ली कि एंट्री की का जो डिसीजन है हम वो रिलेटिवली इजीली ले सकते हैं, लेकिन एग्जिट थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि देखिए एंट्री में तो क्या है कि स्टॉक नीचे कितना जा सकता है, 0 तक जाएगा मैक्सिमम, राइट, लेकिन ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है। तो इस वजह से एग्जिट जो है थोड़ी सी कैलकुलेट करनी या फिर थोड़ा सा उसका इंट्यूशन बनाना मुश्किल हो जाता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो अब स्टॉक पीक पे पहुंच चुका है, ये कैसे पता लगाया जाए? तो देखिए पीक पे पहुंच चुका है ये तो नहीं पता लगाया जा सकता है क्योंकि कंपनी कितना ग्रो कर सकती है उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हम सिर्फ ये पता लगा सकते हैं कि करंट पोजीशन में कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया है कि नहीं। सो वो ऑब्वियसली वो वाली भी हम सारी की सारी अपनी रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं, पी रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो पी रेशियो उसका करीब चल रहा है, लेट्स से 50 के आसपास चल रहा है, तो वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से इतना ठीक नहीं है, वो फेयर वैल्यूएशन नहीं है, इसका मतलब वो थोड़ी सी ओवर वैल्यूड हो गई है। सो एक तो ये है कि हम ये अपना डेटा स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, ओवर वैल्यूएशन के आपको हिंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई कंपनी के बारे में कुछ ज्यादा ही मीडिया कवरेज हो रही है तो वो आपके लिए एक, अब मैं कहूंगा कि रेड फ्लैग तो नहीं है बट एटलीस्ट आपको वहां पे कॉशियस हो जाना चाहिए। अगर कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो रही है, सारे फंडामेंटल्स ठीक हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए आपको एटलीस्ट ट्रैक करना जरूरी है। आप जहां पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको ट्रैक जरूर कीजिए।
हाँ, अब फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं और ग्रोथ अच्छी चल रही है तो हाई पीई कमांड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। अब दूसरी बात करते हैं, हम स्टॉक मार्केट ही ओवर वैल्यूड है, ये कैसे पता लगाया जा सकता है? ये फिर से हम अपने फंडामेंटल्स पे जा सकते हैं। ओके, सो हमने ये डेटा की तो बात कर ली कि पी रेशो और हम पेग रेशो किसी भी कंपनी का चेक कर सकते हैं। दूसरे हम कुछ क्वालिटेटिव डेटा को भी देख सकते हैं कि किसी कंपनी के बारे में लेट्स से कुछ ज्यादा ही मीडिया कवरेज हो रहा है, कुछ ज्यादा ही बात हो रही है, तो वो आपके लिए एक कॉशन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो एक रेड फ्लैग हो, बट एक कॉशन जरूर हो सकता है। उसको आप देखिए कि इसके बारे में कंपनी के शायद फंडामेंटल्स उतने स्ट्रांग तो नहीं है जितनी मीडिया कवरेज हो रही है इसकी, राइट। और दूसरा, चलिए ये तो हमने एक पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर ली। अब दूसरा, हम स्टॉक मार्केट्स ही ओवर वैल्यूड है कि नहीं वो भी पता लगा सकते हैं, वो भी कुछ इंडिकेटर्स हम स्टडी कर सकते हैं। तो वापस से हम अपने बेसिक्स पे जाएंगे, हम वही सारे इंडिकेटर्स की बात करेंगे जो हमने बफेट इंडिकेटर की बात करी कि आप मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो देख सकते हैं। अभी जैसे हिस्टोरिकली जो इंडिया का हम पिछले 15-20 साल का देखें वो करीब 75 का रहा है। तो अगर ये आपका मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो अगर 80 के ऊपर चला जाता है तो डेफिनेटली मार्केट्स ओवर वैल्यूड है। आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल भी कोट करना चाहूंगा कि 2007 दिसंबर में ये जो रेशो था ये करीब 149 का चला गया था। सो ऑब्वियसली वहां पे मार्केट्स बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गई थी कि एवरेज से डबल प्राइस देने के लिए लोग तैयार हैं ऑन एन एवरेज पूरी स्टॉक मार्केट का। तो ये सब आपके लिए रेड फ्लैग हो सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो की बात कर ली। अभी अगर हम पिछले 3-4 साल का देखें तो करीब 80 की एवरेज चल रही थी, ठीक है। तो 80 की एवरेज का मतलब है कि मार्केट थोड़ी सी ओवर वैल्यूड ही थी। तो आपके लिए ये भी एक क्वेश्चन साइन हो सकता है। हाँ, अगर मार्केट्स मेंटेन कर लेती हैं, कई बार पोजीशन अगर मेंटेन ही कर लेती है 75 से लेके अगर 80 भी चली जाती है तो 80 कोई बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है। सो ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड थी अगर हम खाली बफेट इंडिकेटर की बात करें। लेकिन इसके साथ साथ आप फिर दूसरा डेटा पॉइंट भी स्टडी कर सकते हैं, जो हमने सेंसेक्स और निफ्टी के पीई रेशो की बात करी। वहां पे हमें एक कॉशन का साइन मिल रहा था लास्ट ईयर कि 25 से लेके 28 के बीच में पी रेशो हमारी मेंटेन हो रही थी, जो ज्यादा है हिस्टोरिकल एवरेज से। हिस्टोरिकल एवरेज अगर 18 से 20 के बीच में रही है हमारी, तो बहुत लोग कहते हैं भाई दिस इज द न्यू नॉर्मल, अब शायद 27-28 का पीई ही चलेगा, अब लोग महंगा ही स्टॉक खरीदेंगे, ये दिस इज द न्यू नॉर्मल। पर देखिए, हमेशा एक मार्केट को ट्रिगर चाहिए होता है। इस बार कोरोना था, पिछली बार सब प्राइम क्राइसिस था, कोई ना कोई कभी डिमोनेटाइजेशन आ जाता है, मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए होता है वैल्यू करेक्ट करने के लिए। सो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हमें सारे आंसर अपनी हिस्ट्री के अंदर मिल जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि देयर इज अ न्यू नॉर्मल। ऑब्वियसली देयर इज द एब्सोल्यूट नॉर्मल, वो 17-18 से 20 का जो पीई है वो वर्ल्ड ओवर मेंटेन होता है, वर्ल्ड में थोड़ा सा इनफैक्ट और भी कम होता है। हमारी क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमी है तो हमारे लिए थोड़ा सा ये हाई हो सकता है क्योंकि हम थोड़ा सा हायर ग्रोथ रेट पे चल रहे हैं। तो पी रेशो, आप मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो देख सकते हैं। और तीसरा डेटा आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट का देखिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कुछ बताता है। अगर हिस्टोरिकल अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप देखेंगे, उससे अगर हमारा काफी ज्यादा अगर रेट हो गया है, इंडिया की भी अगर हम आज बात करें, अभी तक तो हमने शायद यूएसए की बात करी थी, इंडिया में भी आज की डेट में करीब 18 से 20% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया है। और ये हमारी एवरेज से काफी ज्यादा है। हमारी जो पास्ट में एवरेज रही है वो 7-8% की रही है। तो अगर इतने सारे लोग जॉबलेस हो जाते हैं तो ये एक डेफिनेटली रेड फ्लैग हो सकता है। तो अब स्टॉक मार्केट जब ओवर वैल्यूड होती हैं, अभी तो ये तो अंडर वैल्यूएशन की बात हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि अगर मार्केट में लेट्स से सैलरीज बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, राइट, तो शायद वो सस्टेन करना मुश्किल हो जाए। तो ये आपके लिए एक डेटा पॉइंट हो सकता है कि हाँ, आज की डेट में शायद बहुत ज्यादा लोग बात कर रहे हैं, सैलरीज हर जगह बढ़ रही हैं, या फिर आपके लेट्स से घर में कोई प्लम्बर आता है, कारपेंटर आता है, जो जनरली, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि कारपेंटर या प्लम्बर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं हो सकता है या वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन जनरली ऐसे लोग, अगर जो लोग जनरली स्टॉक मार्केट के बारे में बात नहीं करते हैं वो लोग भी बात करने लग जाएं, तो वो भी आपके लिए एक डेटा पॉइंट है स्टडी करने के लिए। दैट मींस स्टॉक मार्केट्स आर ओवर वैल्यूड, दे आर क्रिएटिंग एनफ बज कि हर कोई उसके बारे में बात करने लग जाए। ठीक है मुकुल, तो बहुत ज्यादा इंसाइटफुल वीडियो था। तो मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा छोटा सा, कि ये आपकी बातों से लग रहा है कि मार्केट अंडर वैल्यूड है तो इन्वेस्टमेंट करने का शायद अच्छा टाइम हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास 100 रुपीज है तो क्या वो सारे पैसे मुझे आज के दिन में जाके इन्वेस्टमेंट कर देने चाहिए, या यहाँ पे मुझे थोड़े थोड़े चंक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अभी करंट सिनेरियो में? देखिए, यहाँ पे ना दो फिलॉसफीज हैं और दोनों फिलॉसफीज में से कोई सी भी गलत नहीं है। एक फिलॉसफी कहती है कि जब आपको लगता है कि मार्केट थोड़ी सी अंडर वैल्यूड हो गई है तो आप अपनी स्टैगर करना शुरू कर दीजिए इन्वेस्टमेंट्स। स्टैगर का मतलब है कि आपके पास अगर 100
सरप्लस है, मैं 100 सरप्लस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आपने इमरजेंसी फंड अपना साइड कर दिया है, अब लेट से आप 100 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस 100 में से आप अब इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। लेट से आपने 10 अभी डाला, फिर आपने मंथली कुछ ना कुछ पैसा डालना शुरू कर दिया, ठीक है, 10 डाला, फिर 10 डाला, फिर 10 डाला। जब जब आपको लग रहा है कि डिप हुआ मार्केट के अंदर, तो आप अपना स्टैगर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका है, अगर कुछ लोग मार्केट्स को ज्यादा कीनली फॉलो कर सकते हैं, ये जो पहला तरीका बता रहा हूं मैं, जिन लोगों के पास रेगुलर टाइम नहीं है उनके लिए ये काफी अच्छा काम करता है। जो लोग थोड़ा सा कीनली मार्केट को फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए हो सकता है तरीका कि आप वेट कीजिए डस्ट सेटल होने का। जब तक मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज आ रही है, तब तक आप वेट कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, कोरोना वायरस की वजह से आज सिचुएशन खराब है, लेकिन ये नेगेटिव न्यूज आनी क्या बंद हो गई है? ऐसा तो नहीं है। हमारी नेगेटिव न्यूज अभी और भी आ सकती है। कोरोना के केसेस अभी कम नहीं हो रहे हैं, अभी बढ़ते जा रहे हैं इंडिया के अंदर। अगर स्पेशली अब अप्रैल टू जून क्वार्टर के जीडीपी काफी गिर सकते हैं, काफी कंट्रीज के, इंडिया का भी गिर सकता है। इनफैक्ट जो क्वार्टरली कंपनीज के रिजल्ट्स आएंगे वो काफी नेगेटिव हो सकते हैं। तो अब ये नेगेटिव न्यूज जब तक आ रही है, तब तक आप वेट कर सकते हैं। जब तक डस्ट सेटल नहीं हो जाती, थोड़ा सा एलोंगेट भी हो जाए, नेगेटिव न्यूज हमारी लंबे टाइम तक भी चल सकती है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक भी चल सकती है। तक ये नेगेटिव न्यूज आ रही है, तब तक आप वेट कर सकते हैं। जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठनी शुरू होती है, लेट्स से 10%, 15%, 20%, तो आपको एक बार थोड़ा सा ट्रिगर मिल जाए कि हाँ, अब शायद नेगेटिव न्यूज आनी बंद हो चुकी है, अब हम फिर मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत बॉटम रीच हो गया है। डेफिनेटली आप पूरा उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कितना हमारा बिल्कुल बॉटम हो चुका है, उसको तो बहुत ही मुश्किल है। वो तो फिर हमें एस्ट्रोलॉजी पढ़नी पड़ेगी उसके लिए कि बॉटम्स कब आ गया है, ठीक है। तो अब बॉटम अगर आपको लगता है कि नियर अबाउट आ गया है और नेगेटिव न्यूज एटलीस्ट आनी बंद हो गई है, तो भी आप अपना एकदम से लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो ये दोनों ही फिलॉसफी सही है। इसमें से किसी के लिए कोई सही हो सकती है, किसी के लिए कोई ज्यादा सही हो सकती है। तो मतलब आपको जैसे भी अगर स्टैगर्ड अप्रोच अपनानी है, तो वो भी आप अपना सकते हैं कि आपने अभी थोड़ा सा पैसा डालना शुरू किया और धीरे धीरे करके जैसे जैसे डिप हो रही है मार्केट, तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मार्केट थोड़ा सा कीनली फॉलो कर सकते हैं, तो आप वेट कर सकते हैं। डस्ट जब तक सेटल नहीं हो जाती है, तब आप वेट कीजिए। और मार्केट जब थोड़ा सा ऊपर निकलना शुरू हो, 10-15%, 20%, वो इनिशियल 10-15%, 20% का जो लॉस है, वो आप लॉस मत काउंट कीजिए उसको, वो एक अपॉर्चुनिटी लॉस है एक तरीके से। लेकिन वो आपका वैसे ही कवर अप हो गया, क्योंकि जब तक मार्केट्स नीचे जा रही थी, तो आपने ऑब्वियसली इन्वेस्ट नहीं किया, तो आपका लॉस तो वहां नहीं हुआ था, राइट। तो एग्जैक्टली बॉटम पहचानना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी। इसीलिए आपके लिए दोनों में से जो भी अप्रोच सही रहती है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है मुकुल, थैंक यू वेरी मच। तो आपसे और हम आपसे हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था जो हमारे व्यूअर्स हमसे पूछते थे कि एंट्री को कैसे प्रिडिक्ट करें और एग्जिट को कैसे करें, तो प्रिडिक्ट करना तो अभी भी इम्पॉसिबल है, बट हाँ, बहुत से ऐसे आपने फैक्टर्स बताए, बहुत से आपने ऐसे इंडिकेटर्स बताए जिसका यूज करके एक उनको आइडिया लग सकता है कि शायद एंट्री का अच्छा पॉइंट है और शायद एग्जिट करने का टाइम आ गया है। जी, इसके अलावा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट आप स्टैगर्ड वे में कर सकते हो ऐसे टाइम में, बट टाइम मार्केट को टाइम करने का बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए, बिकॉज मार्केट को टाइम करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। इसकी जी, जगह आप मार्केट में टाइम स्पेंड कीजिए और आने वाले टाइम में एक लंबे टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी रिटर्न बन सकती है। तो मुकुल, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।